हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। हम कोशिकाओं के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका और गोल्जिकाए के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। आज इस वीडियो में हम लाइसोसोम यानी कि लयनकाय के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम की संरचना, लाइसोसोम के प्रकार और लाइसोसोम के कार्यों के विषय में डिटेल से जानेंगे। यह वीडियो 9th क्लास, 11th क्लास, रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक लाइसोसोम। सर्वप्रथम बात करते हैं लाइसोसोम की खोज की। क्रिस्टियन डी डुवे नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1955 ईस्वी में यकृत कोशिकाओं में लाइसोसोम की खोज की तथा इसे लाइसोसोम नाम दिया। तो क्रिस्टियन डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी और इसे नाम भी लाइसोसोम क्रिस्टियन डी डुवे द्वारा ही दिया गया था। लाइसोसोम एकल कलाबद्ध सूक्ष्म गोलाकार थैलीनुमा कोशिकांग है, यानी कि लाइसोसोम में चारों ओर से एकल झिल्ली द्वारा घिरा हुआ कोशिकांग है। इसकी आकृति कोशिका की क्रियात्मक अवस्था पर निर्भर करती है, यानी कि जो अधिक क्रियाशील कोशिका होगी उसमें इसकी आकृति बड़ी मिलेगी। लाइसोसोम की उपस्थिति की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सामान्यतः एब्सेंट होता है लाइसोसोम, जबकि सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है। लेकिन अपवाद स्वरूप जो आरबीसी कोशिकाएं हैं, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। उच्च पादपों में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं या बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें रिक्तिका पाई जाती है जो लाइसोसोम की तरह कार्य करती है। यानी कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, अगर होते भी होते तो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं और इनके स्थान पर रिक्तिका पाई जाती है जो कि लाइसोसोम के समान कार्य करती है। इसी प्रकार से जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली के मध्य पेरीप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है जो लाइसोसोम की तरह कार्य करता है। यानी कि जीवाणु की कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य जो स्थान होता है जिसे हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, यह लाइसोसोम के समान कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक लाइसोसोम कवकों में पाए जाते हैं, यानी कि जो फंजाई होती हैं उनमें सबसे अधिक लाइसोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, लाइसोसोम में लगभग 50 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें एसिड हाइड्रोलेज कहते हैं, जैसे प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेज, राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज आदि। यानी कि लाइसोसोम में लगभग 50 प्रकार के जल अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें एसिड हाइड्रोलेज कहा जाता है या हाइड्रोलेज भी कहते हैं। ये एंजाइम होते हैं जैसे कि प्रोटीएज जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, लाइपेज लिपिड का पाचन करने वाले, कार्बोहाइड्रेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले, राइबोन्यूक्लिएज आरएनए का पाचन करने वाले एंजाइम और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज डीएनए का पाचन करने वाले एंजाइम, ये एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। ये सभी एंजाइम अम्लीय माध्यम यानी कि pH 5 पर सक्रियता दर्शाते हैं और ये लाइपोप्रोटीन की झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं तथा इसका भीतरी भाग ठोस होता है। यानी कि सभी एंजाइम है वो अम्लीय माध्यम पर क्रियाशीलता दर्शाते हैं और जितने भी एंजाइम है वो चारों ओर से लाइपोप्रोटीन, यानी कि ये कह सकते हैं कि लाइसोसोम के चारों ओर लाइपोप्रोटीन की बनी झिल्ली पाई जाती है और इस झिल्ली के मध्य है जो भीतरी भाग जो होता है वो ठोस होता है। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रख लेना कि लाइसोसोम में जल अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लाइसोसोम बहुरूपी होते हैं तथा ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि कोशिका में लाइसोसोम के 4 रूप देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है प्राथमिक लाइसोसोम या प्राइमरी लाइसोसोम। सर्वप्रथम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जिकाए से प्रोटीन व लिपिड युक्त अतिवर्धी उत्पन्न होती है। इस अतिवर्धी के एंजाइमेटिक भाग का निर्माण राइबोसोम द्वारा होता है तथा एंजाइमेटिक भाग युक्त इस अतिवर्धी को प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं। यानी कि जो अंतर्द्रव्य जालिका और गोल्जिकाए से प्रोटीन व लिपिड युक्त कुछ अतिवर्धियाँ उत्पन्न होती है जिसमें एंजाइम भरे रहती हैं और एंजाइम युक्त इन अतिवर्धियों को हम प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं। नेक्स्ट है द्वितीयक लाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम। इनका निर्माण कोशिका झिल्ली द्वारा बाहरी पदार्थों के अंतर्ग्रहण के समय होता है। यानी कि जब कोशिका झिल्ली बाहर से किसी पदार्थ को अंदर ग्रहण करती है उस समय द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण होता है। अंतर्ग्रहण में पिनोसाइटोसिस व फेगोसाइटोसिस की क्रियाएं होती हैं तथा इन दोनों क्रियाओं को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। यानी कि बाहर से जब अगर तरल पदार्थ को ग्रहण किया जाता है तो इसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं और यदि ठोस पदार्थ को ग्रहण किया जाता है तो इसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं
और इन दोनों ही क्रियाओं को मिलाकर के हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, या किसी भी जो फूड मटेरियल है उसको अंदर कोशिका के अंदर ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। पिनोसाइटोसिस के समय बनने वाली रचना पिनोसोम कहलाती है तथा फेगोसाइटोसिस के समय बनने वाली रचना फेगोसोम कहलाती है। और ये पिनोसोम या फेगोसोम प्राथमिक लाइसोसोम से जुड़कर द्वितीयक लाइसोसोम बनाते हैं। यानी कि जो पिनोसोम या फेगोसोम होते हैं ये प्राथमिक लाइसोसोम के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ करके द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण कर लेते हैं। थर्ड जो रूप आता है वो अवशिष्ट काय या रेसिडुअल बॉडीज। द्वितीयक लाइसोसोम के निर्माण के साथ पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा पाचन के पश्चात बचा हुआ अपचित या अपशिष्ट पदार्थ युक्त रचना अवशिष्ट काय या रेसिडुअल बॉडीज कहलाती है तथा इस अवशिष्ट काय को एक्सोसाइटोसिस क्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और द्वितीयक लाइसोसोम में से आवश्यक पदार्थों युक्त एक अलग लाइसोसोम का निर्माण हो जाता है। यानी कि ऐसा होता है इसके अंदर कि जब द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण होता है उस समय पाचन क्रिया होती है और पाचन के फलस्वरूप जो पचित भोजन होता है वो तो अवशोषित हो जाता है, अपचित भोजन होता है वो एक अलग लाइसोसोम का निर्माण कर लेता है जिसे हम रेसिडुअल बॉडीज या अवशिष्ट काय कहते हैं। और इसमें अपशिष्ट पदार्थ भरे रहते हैं और इन्हें हम कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है और कोशिका से अवशिष्ट काय को बाहर निकालने की क्रिया एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। नेक्स्ट जो फोर्थ जो रूप आता है लाइसोसोम का वो है स्वबक्षी रसदानियाँ या ऑटोफेगिक वैक्यूल्स। ये वे लाइसोसोम होते हैं जो अपनी ही कोशिका के कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका आदि का पाचन कर देते हैं। अर्थात इनमें स्वबक्षी की क्षमता होती है, खुद को नष्ट करने की क्षमता होती है। कभी कभी जब कोशिका के संपर्क में कोई ठोस पदार्थ नहीं आता है तो द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण नहीं हो पाता है। उस स्थिति में प्राथमिक लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है जिससे सारे पाचक एंजाइम कोशिका में बिखर जाते हैं और ये एंजाइम कोशिका के मृत कोशिकांगों के साथ साथ जीवित कोशिकांगों का पाचन कर देते हैं। यानी कि सामान्य बात करें तो जब प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण होता है उसके बाद में क्या होता है, कोई भी फूड मटेरियल कोशिका के संपर्क में नहीं आ पाता है, इस कारण से सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण नहीं हो पाता है। फिर प्राथमिक लाइसोसोम की कोशिका भित्ति झिल्ली होती है वो फट जाती है, फटने से पूरे एंजाइम बिखर जाते हैं और बिखर करके कोशिका के मृत कोशिकांगों के साथ साथ में जीवित कोशिकांगों का भी पाचन कर देती हैं। और इसी कारण से लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका के अंदर खुद के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग हैं, उनका पाचन करना स्टार्ट कर देती है। लाइसोसोम के विषय में जो भी अभी हमने पढ़ा है वो एक बार इस चित्र के द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं। लाइसोसोम के जो 4 रूप पाए जाते हैं वो रूप किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, अंतर्द्रव्य जालिका होती है, इसके द्वारा कुछ अतिवर्धियाँ उत्पन्न होती है और ये होती है गोल्जिकाएं। इन दोनों के द्वारा कुछ अतिवर्धियाँ उत्पन्न होती है और इन अतिवर्धियों में इन राइबोसोम के द्वारा कुछ एंजाइम का निर्माण होता है और ये एंजाइम युक्त अतिवर्धियाँ क्या कहलाती है, प्राथमिक लाइसोसोम कहलाती है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। इसके बाद में क्या होता है, जो कोशिका होती है उसके संपर्क में बाहर से कोई फूड मटेरियल आता है, या वो तरल हो सकता है या ठोस हो सकता है। तरल होगा तो उसे पिनोसाइटोसिस की क्रिया बोल सकते हैं हम, और ठोस होगा तो फेगोसाइटोसिस की क्रिया बोल सकते हैं, और दोनों को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बाहर से कोई भी फूड आता है उसके चारों ओर झिल्ली एक आवरण बना लेती है, आवरण बना करके उससे अंदर की तरफ ग्रहण कर लेती है और इस क्रिया को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और इस क्रिया के फलस्वरूप जो रचना बनती है उसे हम बोलते हैं फेगोसोम, फेगोसोम कहा जाता है। इसके बाद में क्या होता है, जो प्राथमिक लाइसोसोम है और इधर से फेगोसोम है, ये दोनों आकर के आपस में जुड़ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप इस चित्र में देख सकते हैं। और जुड़ करके किसका निर्माण कर लेते हैं, द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण कर लेते हैं। इसे हेट्रोफेगी भी कहा जाता है। द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण हो जाता है। द्वितीयक लाइसोसोम में क्या होता है, एक तो इधर से आया हुआ फूड मटेरियल होता है और साथ में कुछ एंजाइम होते हैं जो प्राथमिक लाइसोसोम में थे। अब क्या होता है, जो प्राथमिक लाइसोसोम में एंजाइम थे वो एंजाइम उस फेगोसोम के अंदर जो भोजन था उसका पाचन करना स्टार्ट कर देते हैं। पाचन कंप्लीट होने के बाद जो पदार्थ जिन पदार्थों का पाचन हो जाता है वो पदार्थ है अवशोषित हो जाते हैं। जिन पदार्थों का पाचन हो जाता है उन पदार्थों का अवशोषण हो जाता है, और जो पदार्थ नहीं पचित हो पाते हैं या जो अपशिष्ट हो जाते हैं वो पदार्थ आगे एक नए राइबोसोम का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम अवशेष काय या
अवशिष्ट काय या रेसिडुअल बॉडीज कहते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ भरे रहते हैं और इनको हमें कोशिका से बाहर निकालना होता है, इसलिए यहाँ से कोशिका से बाहर इन्हें निकाल दिया जाता है। और अपशिष्ट काय या रेसिडुअल बॉडीज को कोशिका से बाहर निकालने की जो क्रिया वो क्या कहलाती है, एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। इसके बाद में बात करें तो इधर से क्या होता है, कुछ इस प्रकार के लाइसोसोम भी बन जाते हैं, संरचनाएं भी बन जाती हैं जो क्या करती है, अपनी ही कोशिका में फट जाती हैं। यानी उनको क्या होता है, वो उस समय कोशिका के संपर्क में कोई फूड मटेरियल नहीं आता है, इस कारण वो कोशिका है जो प्राथमिक लाइसोसोम है वो अपनी ही कोशिका में फट जाता है, जिसके कारण वो एंजाइम बिखर जाते हैं और उसी कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं या कुछ आवश्यक जो पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करने लग जाते हैं। और इसी कारण से जो लाइसोसोम है इसको हम कोशिका का या कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इस प्रकार से ये 4 रूप पाए जाते हैं लाइसोसोम के। पहला हमने पढ़ा था प्राथमिक लाइसोसोम, सेकंड द्वितीयक लाइसोसोम, थर्ड अवशिष्ट काय या रेसिडुअल बॉडीज और फोर्थ हो जाएगा स्वतः भोजी धानियाँ। यही होती हैं जो कि किसी कोशिका के अंदर फट जाती है और उसी कोशिका के खुद के जो कोशिकांग हैं उनको नष्ट करने लग जाती है। तो ये 4 रूप पाए जाते हैं लाइसोसोम के। नेक्स्ट बात करते हैं लाइसोसोम के कार्यों की। कौन कौन से कार्य कोशिका में लाइसोसोम संपन्न करता है। फर्स्ट है अंतःकोशिकीय व अंतराकोशिकीय पदार्थों का पाचन करता है, यानी कि जो कोशिका के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले पदार्थों का पाचन करता है, उसके साथ में कोशिका से बाहर से कोई भी पदार्थ अंदर आता है, भोज्य पदार्थ जो अंदर आता है उसके पाचन करने का भी कार्य भी करता है। नेक्स्ट है संलयन, यानी कि ऑटोलाइसिस की क्रिया पाई जाती है, इसमें जो रोगग्रस्त कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट है निषेचन की क्रिया में अंड कोशिका की झिल्ली का पाचन कर शुक्राणु के प्रवेश हेतु मार्ग बनाता है, यानी कि निषेचनीय क्रिया होती है उस समय अंड कोशिका में शुक्राणु के प्रवेश के लिए मार्ग बनाने का कार्य भी लाइसोसोम के द्वारा ही होता है। इसमें जो अंडाणु की झिल्ली होती है उसको गलाने का कार्य करता है लाइसोसोम, जिससे कि शुक्राणु उसके अंदर प्रवेश कर सके। नेक्स्ट कार्य है कोशिका विभाजन में सहायक होता है, तो कोशिका विभाजन में सहायता करता है और कोशिका विभाजन में जो गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है उसमें भी लाइसोसोम सहायक होता है। लाइसोसोम में डीएनएज एंजाइम पाया जाता है जो कि 21वें गुणसूत्र को हटा देता है, जिससे ब्लड कैंसर हो जाता है। यानी कि डीएनएज एंजाइम क्या करता है, डीएनए का पाचन करने वाला एंजाइम होता है और इसके कारण ये 21वें गुणसूत्र को हटा देता है, जिससे ब्लड कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कैथेप्सिन नामक एंजाइम मेंढक के लार्वा में पूंछ का पाचन कर देता है, यानी मेंढक के लार्वा में कैथेप्सिन एंजाइम होता है जो पूंछ का पाचन करता है। इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने गोल्जिकाए के विषय में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।